इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स की 36 कांग्रेस में उपस्थित संस्था के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, नवनियुक्त नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय ठाकरे जी, दिल्ली की अध्यक्ष दिनेश कुमार जी, संस्था के प्रमुख अधिकारी मान्यवर शैली जी, पीके सिंह जी, देश भर से आए संस्था से जुड़े हुए हमारे देश की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाने वाले सभी इंजीनियर्स भाई और बहनों, मैं आप सभी का आभारी हूं। आपने हमें इस कार्यक्रम पे जोड़ा। आजादी की पहले से ये संस्था की जन्म हुई है। ऐसे तो देश में हमारी जिस प्रकार की देश है, जिस प्रकार की हमारी देश की इतिहास से जुड़ा हुआ है, देश की विरासत से जुड़ा हुआ है, देश की अर्थनैतिक प्रमाण सेंचुरी सेगो से जो हम लोगों के सामने है। भारत एक साइंटिफिक कम्युनिटी था, वैज्ञानिक समूहों का देश था और उसमें इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी रखने वाले लोग थे। इस प्रकार की प्रमाण इस देश में मिलता है। आगे बढ़ाते हुए आजादी की पहले अब तक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स सफलता के साथ अपने काम करते आए हैं। आप आज इसकी कोरोना जब धीरे धीरे स्वाभाविक हो रहा था, ओमिक्रॉन आने की पहले तक आप लोगों ने देश को सहज करने के लिए एक फिजिकल कांग्रेस की आयोजन किया, देश की राजधानी में आयोजन किया। आप सभी को मैं भारत सरकार की ओर से दिल्ली में स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले दिनों में एएमआई परीक्षा के साथ जुड़ गया था। फिर एआईसीटी की गठन, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, सरकार की आप लोगों के बारे में अभिमत और आप लोगों की इंस्टीट्यूशंस की एंगेजमेंट सिर्फ एएमआई डिग्री देने तक सीमित नहीं रहा है। उस तथाकथित डिग्री नहीं देने के अनुमति को पाबंदी के उपरांत भी आप लोग सफलता के साथ काम कर रहे हो, उसको मैं स्वीकार करता हूं, उसको मैं रिकॉग्नाइज करता हूं। मैं आपकी इस कांग्रेस में 2-3 विषय उल्लेख करना चाहूंगा। मित्रों, इस देश की सामान्य नागरिक एक इंजीनियर है। कभी थोड़ा हम सोचते हैं, मैं आदरणीय बासा जी को मैं देख रहा था, यहाँ बैठे हैं हमारे बासा जी, उड़ीसा से आते हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, प्राइवेट सेक्टर के अच्छे काम करते हैं। मित्रों, मैं उड़ीसा से आता हूं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स की गठन 1935 में हुई। विश्वेश्वरैया जी की एक बड़ी विरासत हम लोगों को प्रेरणा देती है। अभी नरेंद्र जी ने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में उल्लेख करते हुए एक बात कहा, 19वीं सदी की कुछ बात उन्होंने याद दिलाई। जामशेद जी, हमारे जामशेद जी की पहले टाटा के साथ स्वामी जी का क्या चर्चा हुई, उसमें इंजीनियर्स की आवश्यकता के बारे में चर्चा हुई। मित्रों, मैं जिस प्रांत से आता हूं, ऐसे 3 बड़े बड़े मंदिर है। पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर राजधानी में हमारे लिंगराज मंदिर है, जिसकी आयु लगभग 800 से 1200 साल का है। समुद्र किनारे हैं। न केवल पुरी कोणार्क में ही मंदिर है,
देश की अनेक भागों में अगर हम मीनाक्षी टेम्पल को देखिए, त्रयंबकेश्वर मंदिर को देखिए, या उस समय में पूज्य शंकराचार्य जी ने जब 4 धाम प्रतिष्ठा किया होगा, उनमें से हिमालय में जो धाम प्रतिष्ठा किया उसको भी देखिए। उस समय में तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स नहीं था, ना हमारा रुड़की IIT था, ना कोई बहुत बढ़िया NIT होगी। तब भी मैं इसीलिए उड़ीसा बाग के बारे में बार बार मेरे को याद आती है, समुद्र के किनारे एक सलाइन एटमॉस्फेयर में एक स्ट्रक्चर खड़ा होना क्या चैलेंज है, आपसे कोई नहीं ज्यादा जानता है। कभी कभी मैं उसको सोचता हूं कि उसके अंदर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, उसके अंदर फाइन आर्ट्स, ये सारा इंजीनियरिंग की अलग अलग डिवीजन की लोग उसमें काम किए होंगे। उसको थोड़ा और एक दृष्टि से देखते हैं, इस देश की कुछ प्रमाण को। पुराने सभ्यता से देश के अंदर वाटर मैनेजमेंट की वैज्ञानिक एविडेंस मिलती है, जो हमारे झील, तालाब, नहरें, पानी को बारिश के दिनों में संरक्षण करना, पहाड़ से बहने वाले पानी को समुद्र तक जाने की पहले विभिन्न जगह में विभिन्न उपाय में मैनेज करना, वाटर मैनेजमेंट करना। आज हमें अच्छा लगा 2-3 वाटर रिसोर्स में काम करने वाले अनुभवी लोगों की कृति को आज हमने सौभाग्य सम्मानित करने का। तो वाटर मैनेजमेंट की कल्पना ये तो पिछले 100-150 साल की नहीं है। दुनिया में राइस भारत में ही पहले बनी थी, और राइस की पहला इंग्रेडिएंट है पानी। तो पानी कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार के मैनेज होके, प्रबंधन होके उस खेत में आया होगा, तभी तो जाके राइस की प्रोडक्शन हुई होगी। कभी सोचिए, भारत सदियों के पहले नौ वाणिज्य में, मैरीटाइम ट्रेड में एक बहुत बड़ा शक्ति था। तो जहाज भी बने थे, समुद्र की विज्ञान के बारे में, उसकी इंजीनियरिंग के बारे में लोगों को मालूम था। हैंडीक्राफ्ट, मेडिसिन, ये सारे विधा दुनिया में तो थी, हमारी देश में भी हजारों साल पहले थी। कम से कम एडी के बाद पिछले 2000 सालों की जो प्रमाण योग्य, वैज्ञानिक प्रमाण योग्य इतिहास और विज्ञान को हम लोग वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित करके समझते हैं, उसमें एक ही चीज स्पष्टता से दिखती है, तो इंजीनियरिंग की विद्या, इंजीनियरिंग की स्किल्स, इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजिकल आउटपुट दिखने को मिलता है। और हमारी सौभाग्य है, आज देश की प्रीमियर संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, जो एक प्रकार से हमारे देश की इंजीनियरिंग विधा इंस्टीट्यूशंस, उस काम को पिछले लगभग 100 साल, आज 2021 में हम लोग हैं, 1935 में आप लोगों की आज की फॉर्म का 1920 में आते हैं, यानी अभी सेंटिनरी आपने पूरा किया। 100 साल से आप लोगों ने इसको चलाते आ रहे हो। मैं आपको पहले देश की शिक्षा मंत्री के नाते निवेदन करूंगा कि आप बड़े काम कर रहे हो। ये मैं आगे जो शब्द कहूंगा, ताली आप मारोगे कि नहीं मारोगे पता नहीं मेरे को, उसको रुक जाइए, सुनिए। आप ये AMI की चक्कर से बाहर आइए। यहाँ बहुत मित्र बैठे हैं जो AMI पढ़े नहीं होंगे। AMI को मैं व्यक्तिगत रूप में, मैं अभी अभी एक
शिक्षा मंत्री के नाते जो इंटरव्यू होता है देश की प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस की, उसकी बोर्ड में मैं बैठता हूं। मैं समाज शास्त्र का विद्यार्थी हूं, मैं इंजीनियरिंग की विधा का विद्यार्थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मेरे को पिछले 7 साल पेट्रोलियम विभाग के काम दिया। तो जैसे दस्यु रत्नाकर मरा मरा कहते हुए वाल्मीकि बन गए, मेरा हालत ऐसे ही कुछ हुआ। मैं सारे रिफाइनरी प्रोजेक्ट, पाइपलाइन घूमते घूमते थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग साइंस की, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लिया। तो मैं जब इस प्रकार के एक बोर्ड में इंटरव्यू कर रहा था किसी अच्छे प्रोफेसर जिसकी एकेडमिक कैपेसिटी के बारे में उनकी बायोडाटा दिखते हुए हमको बड़ा प्रभावित हुए हमने। मैंने उनको इंटरव्यू बोर्ड में पूछा कि आप जब ग्रेजुएशन यानी इंजीनियरिंग पढ़ने को आपको मौका मिला, तब तो देश में आरईसी पहले भी था, आईआईटीज तो हो ही चुका था, बहुत सारे अरे हमारी उम्र के थे जब हम लोग कॉलेज ग्रेजुएशन पढ़ने के लिए, तब तक नया नया एआईसीटी बन चुकी थी, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज आ चुके थे, प्रदेश में एंट्रेंस एग्जामिनेशन मार्क बेसिस से आगे बढ़ चुका था। मैंने जिज्ञासा बसत उनको पूछा कि जब यह व्यवस्था हो चुका था तब आप एएमआई क्यों पढ़े? जो बाकी विशेषज्ञ थे उनकी कैपेसिटी के बारे में पूछ रहे थे, बड़े अच्छे से उत्तर दे रहे थे। जब मेरे बारे में आया प्रश्न पूछा, मैं आपके सामने उस विषय को उल्लेख करना चाहता हूं, इसलिए मेरे मन में एएमआई के प्रति भावना क्या है और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के प्रति भावना क्या है, मैं आपको इसमें से अनुभव से बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा, बाद में वो एएमआई कंप्लीट करने के बाद चेन्नई में पढ़ते थे, एएमआई कंप्लीट करने के बाद वे मद्रास यूनिवर्सिटी में एमटेक किए, वहीं पीएचडी किए, स्कॉलरशिप उनको आगे मिल गया, वो आगे कहीं अपनी जिंदगी में पढ़ाई की लाइन पे आगे आए और अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने जो प्रश्न उत्तर दिया मेरे को कि हमने उनको पूछा था कि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्यों नहीं दिए, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में क्यों दाखिला नहीं किए, कोई आरईसी में, कोई आईआईटी के एग्जामिनेशन में क्यों नहीं बैठे, एएमआई क्यों आया? तो उन्होंने जो उत्तर दिया, उत्तर ये था कि के पास ताकत नहीं थी मेरे को कोई फॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने के लिए, इसलिए मैं कम खर्चे में एएमआई पढ़ने के लिए कहीं गया। देखो मित्रों, मेरा अंडरस्टैंडिंग एएमआई का क्या है, कोई विद्यार्थी जो फॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ नहीं पाया आर्थिक कारण से, कोई मेधा की कमी नहीं था, कोई इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में कोई कमी नहीं था, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना यानी 4 साल पढ़ना, 4 साल नहीं पढ़ेंगे तो फिर कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, तब फिर लैप्स हो जाएगी, फिर सेमेस्टर से निकल जाएंगे। उससे बचने के लिए उन्होंने शायद कुछ मेरे को बताए नहीं और मैं पूछा भी नहीं संकोच बसत, शायद वो कुछ काम धाम करते हुए एएमआई पढ़े। मित्रों, मेधा की कोई बंधन, वो एएमआई में पढ़े या जेई में परीक्षा देके आरईसी में पढ़े, एनआईटी में पढ़े और आईआईटी जाए, मेधा की कोई बंधन नहीं है। एएमआई में पढ़ के भी हमारे देश में बहुत सारे अच्छे विद्वान, अच्छे पैरामीटर्स, अच्छे मानक, अच्छे इंजीनियरिंग क्रिएटिव किए हैं। सरकार ने, अच्छा मैं भी सरकार हूं इसलिए मैं उसको खुद को कैसे आलोचना करूंगा। अभी सरकार, एक तो आप लोग आधे होंगे सरकार, फाइल में जो लिखा है, जो जैसे भी लिखा है उसको हमको आगे बढ़ाने का बाध्यता है, क्योंकि फाइल में लिखा है। प्रधानमंत्री जी लगे हैं कि फाइलों को बंद करने के लिए। वो हम लोगों को जब कभी कैबिनेट में हम लोग मिलते हैं, वो पूछते हैं कि आपकी विभाग में कितने फाइल को पूरा बंद कर दिया, फाइल बंद करो। लोगों की जिंदगी से फाइलों को निकाल देनी है। गवर्नमेंट की हस्तक्षेप सरकार के लोगों की जिंदगी से निकाल देनी है।
लोगों को अपने बढ़ने का मौका देना चाहिए, लोग बढ़ जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा। इसीलिए हम और आप बहुत लोग सरकार के यहाँ है, हम सरकारी लोग जो चलाए हैं उसको मैं कैसे बाहर जाऊं कि एएमआई क्यों बंद किया गया, कोर्ट में एआईसीटी क्यों बना, एआईसीटी के नाम पे कौन इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे, क्या आउटकम आ रहा है। आजकल तो आधे इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट बंद है, कोई नहीं पढ़ने जा रहा है। लेकिन आज फिर भी कोई विद्यार्थी जब 12वीं पास करके पढ़ने जाता है, चंद लोग एनआईटी आईआईटी में जाते हैं, कुछ लोग ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं, लेकिन ज्यादातर, मैं उच्च शिक्षा विभाग को समीक्षा करते हुए मैंने पाया ज्यादातर विद्यार्थी इंजीनियरिंग विधा में पढ़ते हैं। चैलेंज यहीं से शुरू होती है। इंजीनियरिंग पढ़ तो भी लेते हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग पास होने के बाद जो कंपनियां हायर करते हैं उनको एक प्रकार से दोबारा पढ़ाते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के नाम पे थोड़ा बहुत स्टाइपेंड मोड पे ले आके उनको दोबारा पढ़ाते हैं, उनको ट्रेंड कराते हैं, काम के लायक बनाते हैं। उसके अर्थ क्या है, जो पढ़ाई हुआ है वो पर्याप्त नहीं हुआ है। वो किताबी पढ़ाई हो गया हमारे देश में, सर्टिफिकेट के लिए पढ़ाई हो गया है, डिग्री के लिए पढ़ाई हो गया है। नॉलेज जो आप कर रहे हो, जो कई प्रकार के सर्टिफिकेट कोर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूट चला रही है, वो आज आप लोगों को खुशी होगी इस विषय को जानते हुए। 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी 34 साल के बाद, जो इंस्टीट्यूट करते आया है, उसी को एनईपी ने रेकमेंड किया है। मैं आगे की देखने वाला स्वभाव का व्यक्ति हूं, जो हुआ सो हुआ, उसको कैसे मेंड करके थोड़ा आपकी बात को हम मानेंगे, हमारी बात को कुछ आप मान जाओगे, उसको एक प्रशासनिक व्यवस्था बना लेंगे। लेकिन आगे क्या करेंगे 21वीं सदी में? आज आपने विषय रखा कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने के लिए ये टेक्नोलॉजी की क्या आवश्यकता होगी, कैसे बनाएंगे टेक्नोलॉजी? क्या टेक्नोलॉजी सिर्फ इंग्लिश में ही लिखा जाएगा? क्या टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश में ही होगा? आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाते हुए एआईसीटी ने, कई आईआईटीज ने, कई एनआईटीज ने पहला साल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई को अपने अपने मातृभाषा में पढ़ा पाए, इसकी पहल शुरू किया है। लोगों ने उसमें तर्क दिया कि इसमें से गुणवत्ता का क्या होगा, क्वालिटी कहां किया जाएगा, कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो जाएगा। हमारे लोग कॉम्पिटिटिव अप्रोच से तो घट तो नहीं जाएंगे। अगर ऐसे देखिए, हमारे देश में एक धारणा कुछ मित्रों में है, जब तक आप इंग्लिश में 2 शब्द ना कह दो, आपको विद्वत्ता का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ससुराल वाले तो नहीं मानेंगे, थोड़ा बहुत तो इंग्लिश कहना पड़ेगा। कभी कभी मैं सोचता हूं कि जापान की दामादों का क्या हालत होगा, वो तो जानते नहीं होंगे इंग्लिश। जर्मन इतनी बड़ी इंजीनियरिंग महाशक्ति बना है, जर्मन कोई अंग्रेजी को प्राथमिकता देता है क्या? चाइना आज दुनिया की आवश्यकता की आधे चीज किसी भी विषय में उठा के देखिए, किसी भी विषय में उठा के देखिए, चाइना आज दुनिया की रिक्वायरमेंट की हाफ ऑफ द रिक्वायरमेंट इज नाउ प्रोड्यूस्ड एट चाइना। क्या अंग्रेजी मालूम है उसको? मित्रों, हमारी जो सामान्य स्थिति में पढ़ने लोग, आने वाले लोग, मैं फिर बासा जी को जानता हूं इसीलिए उनका उदाहरण देता हूं। वो अपने बैच के मैट्रिकुलेशन की टॉपर थे, उड़ीसा बोर्ड में मैट्रिकुलेशन की टॉपर थे वो, और जिस स्कूल में वो पढ़े शायद उस स्कूल में वो मैट्रिकुलेशन तक पैर में बिना चप्पल के गए होंगे। जो वातावरण था हमारे वहां, पढ़ने लिखने वाले घर के थे, लेकिन वातावरण ही नहीं था। शायद मैं अभी कई शिक्षाविद मेरे को मिले, कोई विषय की समझ, मूल विषय है कि हाउ डू यू अंडरस्टैंड द थिंग, हाउ इज योर क्रिटिकल थिंकिंग, हाउ डीप यू आर इनटू द टॉपिक, कितना गहराई से आप चीजों में घुसे हो, सार तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, कैसे पहुंचोगे? अगर जो बचपन से जिस माध्यम से आप बोलोगे या सुनोगे, पढ़ोगे, लिखोगे,
अगर 4 विषय एक भाषा पे होगा तो आपकी संपूर्ण विकास होगा। फिर मैं कह रहा हूं, बोलना, हम तो कोई बचपन से कोई मदर तो नहीं कहता है, माई तो कहता है। सुनता तो कोई नहीं, हाउ आर यू सन, ऐसा तो कोई बेटे को बोलता नहीं ना घरों में, तो अपना अपने भाषा में बोलते हैं। स्कूल जब आता है फिर उसको कोई एक लैंग्वेज के साथ बंधना पड़ता है, कोई भी लैंग्वेज हो। फिर उसमें एक आधा लैंग्वेज ऐसे प्रतिष्ठा के नाम पे जुड़ जाता है, उसमें थोड़ा बच्चे को उस उम्र में शायद आगे चल के उस लैंग्वेज को सीखे। दुनिया की, मान लो कोई व्यक्ति हमको आज इंटरनेशनल ट्रेड में काम करेगा, कोई इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग पे आता हूं, फिर कोई व्यक्ति एक राज्य की इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करेगा, उसको इंग्लिश सीखना जरूरी है क्या? लेकिन अगर वो व्यक्ति सिविल इंजीनियरिंग का लड़का दुबई जाएगा काम करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड में, उसको इंग्लिश सीखना ही चाहिए। इंग्लिश सीखने के साथ अगर वो अरबिक सीख के जाएगा, शायद उसकी आमदनी और थोड़ा बढ़ जाएगा। लैंग्वेज कैन बी ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एम्पावरमेंट, बट लैंग्वेज कैनॉट बी एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज, लैंग्वेज कैनॉट बी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज। एम्पावरमेंट और नॉलेज की फर्क है, ग्रोथ और डेवलपमेंट की फर्क है। इसलिए एक विषय पे अगर हम पूरा समझ बढ़ानी है तो भाषा को महत्व देना पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा को प्राथमिकता दिया है। एआईसीटी को हमने अपेक्षा रखा है, कई आईआईटीज को मैंने अपेक्षा रखा है, कई एनआईटी को मैंने अपेक्षा रखा है, कोई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के सामने इस विषय को मैंने रखा है कि चलिए हम लोग सब मिलके भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे होगा। हमारी देश में अगर मान लो, लेट अस टेक वन एग्जांपल, हमें मैन्युफैक्चरिंग से विशेष करके एमएसएमई आधारित मैन्युफैक्चरिंग से ही ज्यादा रोजगार मिलती है। ये दुनिया की ट्रेंड है। बड़े बड़े कारखाना में नहीं मिलती है माने रोजगार, या कृषि से रोजगार सब लोगों को मिलती है लेकिन आमदनी नहीं होता है। सम्मान की जिंदगी बिताने के लिए एमएसएमई की नेटवर्क को बड़ा करना पड़ेगा। एमएसएमई की नेटवर्क बड़ा करने के लिए एमएसएमई की प्रोडक्ट बिक्री भी होनी चाहिए। हमारी देश की जितनी परचेजिंग कैपेसिटी है, अगर हमारी देश की इंजीनियर्स एमएसएमई में यूनिकॉर्न बना के स्टार्टअप्स के माध्यम से नई पीढ़ी प्रोडक्शन करती है, वो सर्विस हो या गुड्स हो, दोनों को प्रोड्यूस करता है, क्या हमारे देश में बाजार पर्याप्त है उसको खपाने के लिए? शायद नहीं है। हमें शायद एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करेंगे तो क्वालिटी को लाना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाना पड़ेगा। देश की अर्थनीति को मजबूती करने का एक ही रास्ता है, इंजीनियरिंग कैपेसिटी, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। ये तब ज्यादा लोग कैसे हो पाएंगे? उच्च शिक्षा पढ़ने वाले, डिप्लोमा पढ़ने वाले, हायर सेकेंडरी में स्किल पढ़ने वाले। इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यवस्था बनाई गई है, स्कूल से ही रोजगार के साथ जोड़ने वाले वोकेशनल एजुकेशन और स्किलिंग की प्रशिक्षण दिया जाएगा। 75 साल में हमारी शिक्षा व्यवस्था में स्किलिंग, वोकेशनल, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप ये इलेक्टिव मोड पे आ गया, ऑप्शनल मोड पे आ गया। अब हम इसको पार्ट ऑफ द मेन कैरिकुलम बनाना चाहते हैं। मैं आज यहां आके खुद को बड़े सौभाग्यशाली मानता हूं। मेरे को आज एक खजाना मिला, इसे मैं मानता हूं कि इंजीनियर्स इंडिया वाले, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स वाले, ये जो एक कैपेसिटी है, हम एक इनिशिएटिव चला रहे हैं। आप बताइए, आप सभी की स्कूल होंगे, आप सभी के कॉलेज होंगे, आप सभी के एक पॉलिटेक्निक भी होगा आपकी प्रवास में अभी तक का। क्या आप नहीं चाहोगे कि आपकी जो नॉलेज बनी है पिछले 25 सालों में, 30 सालों में, 50 सालों में, क्या आप उसको उस इंस्टीट्यूट में जाके थोड़ा बहुत उस नॉलेज को दे के आना नहीं चाहोगे? पहले जा पाते थे क्या? आज जा पाओगे? अभी कोरोना ने हमको एक अच्छा मौका दिया, ये ऑनलाइन वाला व्यवस्था कर दिया। टेक्नोलॉजी बदल रहा है। आज हम घरों में 3 बार व्हाट्सएप में वीडियो कॉल कर रहे हैं।
जूम आ गया है, वेबिनार हो गया। क्या हम अपने नॉलेज को इसी इंजीनियरिंग कैपेसिटी को वोकेशनल के नाते, स्किलिंग के नाते या कुछ नया इंफॉर्मेशन के नाते, एक पुराना व्यक्ति अगर एक नई पीढ़ी की सिविल इंजीनियरिंग बैच को, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बैच को, आईटी की बैच को अपने अनुभव की शेयरिंग करेगा तो आज की नई पीढ़ी खुद को तैयार करने के लिए उस अनुभव उसकी काम पे आएगी। ये आज सब संभव है। हमें लगता है कि इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जो बाकी स्टेक होल्डर है इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, हमें मिलके देश की आत्मनिर्भर कब होगा, 5 ट्रिलियन कैसे होगा। मैं अभी जामू गया था, जामू आईआईटी की लोकार्पण करने के लिए गया था। मित्रों देखिए, जब जब कंपल्सन होती है, जब जब मैन या मनुष्य कोई पुश टू द वॉल कहते हैं, पुश टू द कॉर्नर होता है, तब उसमें एक किलिंग इंस्टिंक्ट आता है, एक एनिमल स्पिरिट होता है, वो जूझता है, वो लड़ता है, उसी में से एक नया सृजन करता है। कोरोना ऐसा हम सबको कर दिया, हमने नया नया इंस्ट्रूमेंट ढूंढा। मैं जामू गया था आईआईटी की लोकार्पण करने के लिए, माननीय गृह मंत्री जी के हाथ में कराना था। मैं एक दिन पहले पहुंचा था, संजोग आईआईटी के पास ही एम्स था जामू की, उनकी डायरेक्टर महाशय भी आए थे, डॉक्टर गुप्ता। थोड़े दूर में आईआईएम जम्मू भी था। जब तीनों लोग मेरे से सौजन्य भेंट मुलाकात कर रहे थे, आईआईटी और एम्स दोनों की डायरेक्टर हमको कहा कि सर आपके हाथ में हम एक नया कोर्स शुरू करवाएंगे। क्या करवाएंगे? जो आज आपने, जिसके कारण आपने एक रिपोर्ट बनाया कि सर हम ऐसा एक कोर्स बनाना चाहते हैं कि डॉक्टर्स को इंजीनियरिंग की दुनिया मालूम नहीं है, इंजीनियर्स को मेडिकल साइंस और मेडिसिन के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन आज की जो हेल्थ केयर सिस्टम आया है, ये दोनों की ब्लेंड की आवश्यकता होती है। आज आप पहले देखिए, डॉक्टर पहले एक असम्पशन पे डायग्नोसिस करते थे, अभी मशीन के ऊपर डायग्नोसिस होता है। यानी इंजीनियरिंग विधा पूरा जुड़ गया। डॉक्टर को अपने डायग्नोसिस करने के लिए 80% अभी मशीन पे निर्भर करता है। मशीन यानी इंजीनियरिंग। उन्होंने कोर्स बनाया, क्यों ना हम हेल्थ मैनेजमेंट के लिए इंजीनियरिंग और मेडिसिन दोनों का एक डुअल डिग्री में कोर्स बनाए। यही हमने एनईपी में कहा है। मित्रों, ये मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टीपल एग्जिट, मल्टीपल एंट्री, आपके वहां बहुत सारे डिप्लोमा के मित्र डिप्लोमा पढ़ाई किए, सर्विस किए, आज व्यवस्था नहीं है उसको डिग्री करना है तो कोई कॉरेस्पॉन्डेंस की इंजीनियरिंग कोर्स है क्या? क्या अब तक जो डिप्लोमा के बाद वो 8 साल काम कर चुके हैं, उसमें उनको क्रेडिट अर्निंग की कोई व्यवस्था है क्या? आज एंड टुडे नहीं है। एनईपी में ऐसे लिखा है, उसकी स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। मैं आपकी अपेक्षा में हूं, आप आइए, उसको कितने इंजीनियरिंग नॉलेज होने से उसको कितने क्रेडिट पॉइंट मिलेगा ये मैं नहीं जानता हूं, मैंने पॉलिसी बना दिया, लेकिन इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स मेरे को बताए देश की कि ऑन जॉब, ऑन फ्लोर ऑफ द फैक्ट्री, ऑन द कंप्यूटर विंडो कितने समय काम करने के बाद उसको क्रेडिट 2 पॉइंट मिल जाएगा। अब की व्यवस्था में वो व्यक्ति, डिप्लोमा वाला व्यक्ति काम कर रहा है, वो फिर जाएगा 6 महीना पढ़ने के लिए, 2 साल का फैक्ट्री एक्सपीरियंस, 6 महीने की थ्योरेटिकल पढ़ाई, उतने में शायद 2 डिग्री कर लेगा। आज वो व्यवस्था हम बनाने जा रहे हैं। इसलिए मैं शिक्षा मंत्री के दायित्व में मैं आज बहुत ही आभारी हूं आप सबका कि आपने मेरे को किसी कारण से आपने बुलाया। आप जानो, मैं तो आज बहुत खुश हूं कि मैं जो देश में आप लोगों ने मैंडेट दिया है प्रधानमंत्री जी को कि देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू 21वीं सदी में वैश्विक नागरिक हमको बनाने, ग्लोबल सिटीजन। पीपी किट 2020 अप्रैल महीने में एक पेयर भी नहीं बनता था देश में, एक पेयर पीपी किट में कह रहा हूं। उस समय में अखबारों को, थोड़ा बहुत पुराना नहीं है, अभी जाके अखबारों को देखिए,
गूगल में थोड़ा सर्च करके पुराना न्यूज पोर्टल को देखिए। चैलेंज क्या था? देश में पीपी किट नहीं है, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। पीपी किट नहीं आने से इतना संक्रमण हो जाएगा तो शायद लोग मर जाएंगे। आज हम देश की अंदर से पीपी किट एक्सपोर्ट करते हैं। पीपी किट से वैक्सीन तक। परसों ही प्रधानमंत्री ने देश को कहा है अभी बच्चों को भी टीका दे दिया जाएगा, अभी बूस्टर डोज भी लगेगा, अभी टीका का भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। वैक्सीन, कभी कल्पना करिए पोलियो की वैक्सीन लगने में 2-3 दशक लग गया। टीबी को इस देश से भगाने के लिए डिकेड्स लग गया। आज 2 साल के अंदर हमने, पता नहीं एक अदृश्य बीमारी है, मैं ये क्लेम करके कर नहीं सकता हूं कि ये एकदम उड़ जाएगा, लेकिन हम देश के नागरिकों ने सफलता के साथ कोरोना महामारी को अटकाया है। उसके एक प्रमुख कारण है कि इतने बड़े आबादी को टीका लग गया। टीका मिला तो लगा ना, इसमें इंजीनियरिंग कैपेसिटी लगा है। मित्रों, देश को मजबूत करना है, देश को वैश्विक नागरिक इसीलिए चाहिए। चाइना के पास सब था, चाइना ने कहा मेरे से जो पैसा लेगा उसको दूंगा, जो मेरे बैंक से लोन लेगा, जो मेरे बातों को मानेगा, जो मेरे कॉन्ट्रैक्टर को ठेका देगा, मैं उसको दूंगा। दुनिया ने लिया नहीं, भारत की ओर देखा। विशेष करके विश्व की गरीब देश, इमर्जिंग इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड कंट्री, भारत के पास देखे। ब्राजील जैसे लोग तिरंगा वहां उड़ाए कि भारत के प्रति हम आभार प्रकट करते, आपने वैक्सीन भेजा तो हम बचे। पूरा जीसीसी बेल्ट भारत की व्यवस्था के ऊपर निर्भर करता है। मित्रों, अगर दुनिया के अंदर मानवता को भी बचाना है तब भी भारत की जिम्मेवारी है। भारत में सृजन करने वाले समूह इस विषय को दायित्व लें और विश्व की आवश्यकता के साथ साथ देश की आवश्यकता उसमें उसी के अंदर पूरा हो जाएगी। हमारे संस्कार है वसुधैव कुटुंबकम की। हम दुनिया के सोचने वाले समूह है। कभी भी भारत के आदमी कभी मेरे गांव, मेरे जिला, मेरे प्रदेश के बारे में सोचने वाला या मेरे देश के बारे में सोचने वाले संस्कार हमारे पास नहीं है। हम दुनिया की समस्या के निदान सोचने वाले इंजीनियरिंग समूहों की, जो उस समूह के अंदर जो इंजीनियरिंग समूह बहुत क्रिटिकल ग्रुप है, ये आत्मा है, ये हार्ट है। हार्ट बंद हो जाएगा तो ये बाकी सब चीज बंद हो जाएगा। इसलिए आप जैसे महानुभावों के साथ कुछ समय बिताया मैंने, मैं बहुत आभारी हूं आपके पास। आपने आश्वस्त मेरे को किया है आपकी लीडरशिप ने, कभी आने वाले दिनों में इंस्टीट्यूट देश के अंदर इंजीनियरिंग कम्युनिटी को, इंजीनियर्स कम्युनिटी के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग की क्या क्या नया आयाम किया जा सकता है, उसकी कोर्स, उसकी क्रेडिट, उसकी मल्टी लेयर लर्निंग, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, सारा विषय में मैं एक होलिस्टिक एंगेजमेंट भारत सरकार की ओर से आपके साथ चाहता हूं। फिर आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।